हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी कि विद्युत धारा के चैप्टर से कुछ बेहतरीन सवाल, और यह नीट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और हम हिंदी मीडियम के छात्रों की बात कर रहे हैं तो सवाल भी आपको हिंदी में ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईएमएफ ई की एक बैटरी बाह्य प्रतिरोध 1 ओम और 2 ओम से जुड़ी होने पर क्रमशः 4 एम्पीयर और 3 एम्पीयर धाराएं उत्पन्न करती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, पहला है कि ईएमएफ की एक बैटरी को बाह्य प्रतिरोध 1 ओम। ठीक है, हमने कह दिया कि भाई हम जानते हैं कि जब धारा बहती है वो होता है कुल विद्युत वाहक बल बट्टा कुल प्रतिरोध। तो पहला धारा का जो हमने बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध वो आर मान लिया, प्लस जो बाह्य प्रतिरोध कितना है 1 है। तब इसका I1 का मान हमें कितना मिल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे समीकरण होती है आर, है ना, ये समीकरण होती है सभी धाराओं के लिए। तो I1 यानी पहली धारा I1 के लिए हो जाएगा ई तो वही रहेगा, आर वही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा R1। और I2 के लिए हो जाएगा विभव वही रहेगा, आर प्रतिरोध वही रहेगा, सिर्फ बाह्य प्रतिरोध क्या हो रहा है, बदल रहा है। E1 का मान हमें कितना दे रखा है, E1 का मान है 4 बराबर E अपॉन R प्लस 1। और समीकरण दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी धारा का मान कितना दे रखा है 3 एम्पियर बराबर E अपॉन R प्लस दूसरा प्रतिरोध कितना है 2 ओम है। यहाँ से समीकरण बना दो तो ये हो गया 4R प्लस 4 बराबर E। और यहाँ से समीकरण बन जाती है 3R प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा E। हमसे पूछा क्या है, R का मान पूछा है। चलो इस समीकरण में से ये वाले समीकरण क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए कि 3 में से 4 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -R, और ये हो जाएगा प्लस कितना बचेगा 2 बराबर 0। तो -R बराबर कितना हो गया -2, यानी R बराबर हो गया 2 ओम। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 ओम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक ब्लॉक का माप 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर है। चलो जैसा बोल रहा है ब्लॉक बना देते हैं। एक लंबाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक लंबाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरी लंबाई भी वो क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसा ब्लॉक हो जाएगा कि ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और लंबाई इसकी क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये हमने विमा वहाँ पे रख दी है। यदि इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान हमें कितना दे रखा है 3 गुणा 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो इसकी विपरीत आयताकार फलकों के बीच प्रतिरोध होगा। ये विपरीत आयताकार फलक है। विपरीत आयताकार फलकों के बीच में देखिए कि विपरीत आयताकार ये है, 2 आयताकार फलक, एक तो ये वाली है, एक दूसरी ये वाली है। इनके बीच में हमें पूछा है क्या, फलों के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिरोध रो L अपॉन A होता है, R बराबर, है ना। रो का मान हमें दे रखा है कितना, रो का मान हो जाएगा 3 गुणा 10⁻⁷ इंटू L। लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻² अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको हल करें, ये 4 ऊपर जाएगा तो मान कितना बचेगा, ये देखिए यहाँ से 2 से तो ये -2 कटेगा तो कितना हो गया 10⁻²। ये -2 से ये -2 कट गया, बच गया क्या, बस ये बच गया 3 गुणा 10⁻⁷ ओम। ये तो प्रतिरोध बच गया। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो 2 फलके हैं ये आपस में वर्ग के रूप में हैं। ये फलके, ये वर्गाकार फलक होगी दोनों बराबर। आयताकार फलक का बोला है तो आमने सामने वाले ये पूछा देखेंगे। तो लंबाई कितनी होगी 1, और एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 हो जाएगा। तो हम सीधा मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए नेटवर्क में प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम के बराबर है। ए और बी के बीच प्रतिरोध होगा। यानी यहाँ पर इस बिंदु पे और इस बिंदु पे हमें क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सिंपल कर दूँ मैं, इसको मैं उठा के यहाँ से खींच के यहाँ रख दूँ, है ना। ए को
और बी को मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ, उठा के खींच दो। या फिर एक काम करो, यहाँ पे बैटरी लगाओ एक, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दो। बैटरी जोड़ दी, बैटरी से क्या होगी, धारा जाएगी। धारा यहाँ से यहाँ निकलेगी, फिर इस शाखा में जाएगी, इस शाखा में जाएगी, यहाँ से घूम के फिर वापस इन शाखाओं में आएगी। या फिर मैं इस ए को देखो, इस शाखा को, पूरी शाखा को उठा के मैं इधर कर दूँ, तो क्या ये कुछ इस प्रकार नहीं हो जाएगी क्या? यानी ए के दोनों भाग ये हो गए, इसको मैंने उठा के रख दिया, बीच में एक भाग आ जाएगा ये वाला, और एक साइड में तो बी है ही, यानी ये भाग हो गया ओ वाला, ये ए है, ये सी है, ये डी रहेगा, और ये ई है। अब देखो ज़रा, प्रत्येक का मान कितना है, 2 ओम है, इसका मान 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 2 ओम है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था को ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये वाली शाखा कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से धारा आई जाएगी, दोनों में बटेगी, यहाँ से निकल जाएगी, बराबर हो जाएगा मामला। और हमें ए और ये वाला जो ये ई शाखा थी ना, बी वाली शाखा कहाँ गई, बी वाली शाखा ये रहा तार बी वाला, यहाँ बी बचेगा, तो बी और ए यहाँ पे इसको जोड़े हुए थे, इसको उठा के इधर चिपका के रखा था, तो ये ऐसा बन रहा था। तो ए और बी के बीच में हम क्या कर देंगे, बैटरी लगा के इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ये दोनों श्रेणी में हो गए 4 ओम, ये दोनों श्रेणी में हो गए 4 ओम, दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर। 1/4 प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/r इक्वलेंट, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 1/2, यानी r इक्वलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम हमें आंसर मिल जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल क्या कह रहा है, दिए गए चित्र धाराओं का एक नेटवर्क दर्शाता है, यहाँ धाराओं का परिमाण दर्शाया गया है, धारा आई होगी। ये धारा पूछिए भाई हमसे, ये वाली धारा, ठीक है चलो बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है बन गया। इसके अंदर एक शाखा इधर, ठीक है एक शाखा इधर, ठीक है एक शाखा इधर, और एक शाखा इधर। इसमें मान आ रहा है 15 एम्पियर, इसमें आ रहा है 3 एम्पियर, इसमें जा रहा है आई, और इसमें आ रहा है 5 एम्पियर, इसमें से जा रहा है 8 एम्पियर, इसमें से हमें पता नहीं, इसमें भी हमें पता नहीं, इसमें भी हमें पता नहीं। चलो देखते हैं, ये है संधि 1 है ना, ये संधि 2, ये संधि 3, ये संधि 4। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट पे अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया I1, ये I2, ये I3, और ये फाइनल हमारी I है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। चलो इस संधि के लिए देखो, आने वाली धारा 15 प्लस 8 बराबर जाने वाली धारा, यानी I1 का मान कितना हो गया, 23 एम्पियर। चलो रख दो 23 एम्पियर। इस वाले संधि के लिए आने वाली धारा 23 प्लस 3 बराबर जाने वाली धारा I2 का मान कितना हो गया, 26, यानी यहाँ पे कितना हो गया इसका मान 26, ठीक है। इसमें देखो, अगर आने वाली धारा का मान I3 प्लस 5 बराबर जाने वाली धारा का मान 8, यानी I3 का मान कितना हो गया, 8 माइनस 5 बराबर 3 एम्पियर। I3 का मान कितना हो गया, 3 एम्पियर। अब इस जंक्शन में देखते हैं, आने वाली धारा 26 बराबर जाने वाली धारा I+3, यानी I का मान कितना हो गया, 26 माइनस 3, I का मान तो हमें कितना मिल गया, 23 एम्पियर मिल गया है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23 एम्पियर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गलती से एक विद्युत परिपथ में एक वोल्ट मीटर को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी में और एक एमीटर को समांतर में जोड़ दिया जाता है, यंत्र का क्या होगा। अब भाई यंत्र का क्या होगा, देखो वो कह रहा है कि हमने परिपथ में वोल्ट मीटर को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी में और एक एमीटर को समांतर में जोड़ दिया। एक चीज़ हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, ठीक है, हद से ज़्यादा उच्च होता है, इसलिए हम उसे वोल्ट मीटर रखते ताकि उसके अंदर धारा प्रवाहित ना हो और वो धारा का क्षरण ना करे। इसलिए कह रहा है कि वोल्ट मीटर खराब हो जाएगा। अच्छा, तो जब हम वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में, जैसे मान लो कि मैंने वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया, यहाँ कोई प्रतिरोध होगा और मैंने इसको एमीटर को यहाँ लगा दिया, ठीक है, इस प्रकार हो गया। यहाँ से अगर मान लो कि मैं बैटरी लगा दूँ तो यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ धारा जाएगी, यहाँ से तो धारा, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ से धारा निकलेगी नहीं, धारा तो यहाँ से निकल जाएगी, है ना, यहाँ से निकल जाएगी भाई। ये लो यहाँ से धारा आ गई,
तार के पास तो है। वोल्टमीटर खराब हो जाएगा क्या? वोल्टमीटर खराब हुआ क्या? नहीं, वोल्टमीटर के अंदर तो कोई धारा ऐसी गई नहीं कि वो खराब हो जाएगा। दूसरा, एमीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अब एमीटर क्षतिग्रस्त कैसे होगा? एमीटर का काम धारा मापना है, टोटल धारा उस एमीटर से गुजर रही है, तो एमीटर भी तो क्षतिग्रस्त नहीं होगा। कह रहा दोनों क्षतिग्रस्त ना, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही? कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं है, किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वोल्टमीटर अगर आप इस पे यहाँ पे रखा दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध बहुत हाई हो जाएगा। इस तार में यहाँ से इसको दो जंक्शन मिलेगी, धारा इधर ना जाके धारा इधर में से बहेगी, यानी एमीटर में से बहेगी और यहाँ से निकल जाएगी। बस क्षतिग्रस्त दोनों ही नहीं होंगे, यहाँ पे किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल। एक गैल्वेनोमीटर को निम्नलिखित में से जोड़कर वोल्टमीटर के रूप में प्रतिरोध किया जा सकता है। डायरेक्ट सवाल है। श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए हम श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा? वोल्टमीटर में। नेक्स्ट बात करते हैं। इसने बोला है कि दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के लिए स्थापित एक मीटर सेतु दर्शाया गया है। अज्ञात प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं व्हीटस्टोन की सेतु से ये प्रतिरोध बट्टा ये सेकेंड प्रतिरोध बट्टा इसका अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी 55/L1 कितना है? 20 सेंटीमीटर बराबर R अपॉन ये टोटल लंबाई कितनी होती है? 100, यानी 100 में से 20 गया, बचा कितना? 80 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, R बराबर कितना हो जाएगा? 55/20 इंटू हो गया 80, यानी कि 4, 500 के 20 हाथ 2, 500 के 20 तो 22। ये लो भाई 220 ओम इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 2200 का आंसर क्या हो जाएगा? 220 ओम। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि प्रतिरोध ऋणात्मक किसका होगा? इसके लिए स्लोप देखूं, इसके लिए स्लोप देखा जाए, इसके लिए मैं स्लोप देखूं तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, पॉजिटिव है भाई। आर के लिए भी अगर मैं स्लोप देखूं तो यहाँ कहीं से आर जाएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे से इसकी स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार हो जाएगी। यहाँ से यहाँ पीछे कहीं जाएगा ये मान, तो ये कोण बहुत कम होगा लेकिन मान धनात्मक है। ए के लिए अगर स्पर्श रेखा खींचूँ तो ए का मान 90 से ज़्यादा हो गया, 10 90 नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध का मान कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। बिंदु ए क्या है यहाँ पे? सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जब कोई विद्युत उपकरण चालू किया जाता है तो यह लगभग तुरंत प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि हाँ ये सही बात है, तार में जब हम तुरंत स्विच ऑन कर देते हैं तो स्विच ऑन होते ही करंट बहने लगता है। उसमें होता क्या है बेसिकली? पहला कह रहा है संपर्क तारों में इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति से चलते हैं। ना ना ना, वीडी बहुत ही कम होता है, इतना तेज भी नहीं होता कि लाइट की स्पीड से चले। दूसरा है विद्युत क्षेत्र तार पर प्रकाश की गति निर्धारित करता है, चलो ये भी देखेंगे। तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति के लगभग समान लेकिन उससे कम गति से चलते हैं। ना, गलत बात, इलेक्ट्रॉन स्थिर है इसलिए नहीं, ये भी तो कोई संतुष्ट वाली बात नहीं। मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र तार पर प्रकाश की गति निर्धारित करता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम ये तार है यहाँ पे रखते हैं और हमने इसके ऊपर बैटरी लगा दी, अभी हमने स्विच ऑन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र तुरंत अप्लाई हो जाएगा और उस वो लगभग किसकी चाल से होगा? क्योंकि देखिए हमारे लिए ज्ञात जो सबसे तेज स्पीड है वो है प्रकाश की चाल, इसलिए सबसे तेज का मतलब ही हमारे लिए प्रकाश की चाल है। तो विद्युत क्षेत्र प्रकाश की चाल से निर्धारित हो जाएगा वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र है, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था अपवेग वीडी के संबंध अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया इसने। अगर फॉर्मूला याद है तो हम जानते हैं कि वीडी बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर वीडी का मान हम ज्ञात करेंगे तो वीडी बराबर हो जाएगा, वीडी बराबर होता है ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, यानी कि ये एक त्वरण हो गया और ये समय हो गया, यानी कि वीडी किसके समानुपाती है? डायरेक्ट ई के समानुपाती रहता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न परिपथ में वोल्टमीटर वी का पाठ्यांक होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? 4 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 16 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 16 ओम है और यहाँ पे 4 ओम है। फिर यहाँ से तार बाहर निकल जाएगा तो पूरे सर्किट में घूम के करंट कितना आ जाएगा बाहर? 2 एम्पीयर आ जाएगा।
यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पूछा गया V का पाठ्यांक, यानी इन दो सिरों पर हमें वोल्टेज डिफरेंस देखना है, विभवांतर देखना है। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं कि हमने माना कि यहाँ से 2 एम्पीयर आ रहा है, तो इस तरफ चला गया करंट I और इधर कितना रहेगा, किरचॉफ के संधि नियम से ये हो जाएगा 2 - I। ठीक है, अब देखिए विभवांतर जो हम वोल्ट मीटर लगाते हैं उसका प्रतिरोध लगभग अनंत के बराबर होता है, यानी इसमें से धारा बिल्कुल नहीं जाएगी। ये जो धारा जाएगी वो यहाँ से घूम फिर के यहाँ निकल जाएगी और ये धारा यहाँ से निकल कर सीधा यहाँ निकल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ का नियम क्या कहेगा, देखिए किरचॉफ के नियम से हम इसको लिखेंगे। तो हम मानते हैं सबसे पहले कि हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें करंट कितना बहेगा I और इसमें चलेगा 2 - I। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो I के लिए हो जाएगा 4I और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इस डायरेक्शन के लिए, और आगे देखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 16I, और वापस यहाँ से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन के विपरीत दिशा में, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 2 - I, ये तो हो गया धारा का मान, इंटू कितना हो जाएगा 4, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 - I इंटू में 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से -4 और -16 कितना हो गया -20I, और यहाँ से ये हो गया +8 - 4I +32 और ये हो गया -16I बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से 16 और 4 20 हो गया, 20 और 20 कितना हो गया -40I प्लस कितना हो गया 32 + 8 हो गया 40 बराबर 0, यानी कि I बराबर हो गया 40/40, यानी कि 1 एम्पियर करंट यहाँ से आएगा, यानी कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट हमें फ्लो मिलेगा। तो अब देखिए 4 वोल्टेज के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 4 ओम के लिए हो जाएगा V बराबर हम जानते हैं I × R। I का मान कितना है 1 एम्पियर, R कितना है 4, यानी कि यहाँ पे इस पर वोल्टेज कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मैं इस एंड को क्या मान लूँ 0 मान लेता हूँ, तो 0 से यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। इन दोनों पे देखते हैं 2 - 1 यानी 1 जाएगा, और दूसरे एंड पर V बराबर क्या हो जाएगा I × R, यानी 1 एम्पियर करंट है और प्रतिरोध कितना 16, यानी कि 16 वोल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वोल्टेज, यहाँ पे 16 होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा डेल्टा V बराबर हो जाएगा 16 - 4, यानी कि पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर है उसका मापांक हो जाएगा 12 वोल्ट। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1.5 वोल्ट EMF यानी विद्युत वाहक बल का एक नया टॉर्च सेल 0.04 ओम प्रतिरोध के एमीटर से सीधे जुड़ा होने पर 15 एम्पीयर का धारा देता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि I बराबर होता है E/r + R। धारा का मान हमें दे रखा 15 बराबर E का मान कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट अपॉन आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है 0.04। नहीं, एक नया टॉर्च सेल 0.04 ओम प्रतिरोध के एमीटर से सीधा जुड़ा होने पर। ठीक है, यानी ये बाहर का प्रतिरोध हमें दे रखा है कितना 0.04 ओम प्लस R का हमें मान पूछा है R प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15R इंटू हो जाएगा 15 चौके, यानी ये हो जाएगा 0.6 बराबर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें 15R बराबर कितना हो जाएगा 1.5 - 0.6 और R बराबर हो जाएगा 1.5 - 0.6 अपॉन कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे तो कितना है, ये हो जाएगा 0.9 अपॉन कितना हो जाएगा 15, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, तो 3 से ये घटेगा 3 अपॉन हो गया 5 यानी 50, 3/50, यानी इसकी वैल्यू होगी 0. फिर आएगा कितना 30, उसमें भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 और 3 हो जाएगा 56 से 30 यानी 6 बार, तो 0.006 ओम इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे भी देखें तो R की वैल्यू पुट करते हैं तो R का मान यहाँ से आ जाएगा 15 बराबर 1.5 अपॉन 0.06, ये हो जाएगा 0.04 यानी कि 0.01, और यहाँ से 1.5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से 15 बराबर 15, यानी कि हमारी वैल्यू एकदम सही है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.06। डायरेक्ट फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई क्रमशः L और 2L है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 4a तथा a है, इनकी प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ठीक है, R1 के लिए हम जानते हैं कि रो L1 अपॉन A1 होता है और R2 बराबर हो जाएगा रो L2 अपॉन A2 हो जाएगा। ठीक है, L1 का मान हमें दे रखा है कितना है, रो देखिए पदार्थ जब सेम है तो रो का मान क्या रहेगा, दोनों के लिए समान रहेगा, तो रो L अपॉन A है 4a और यहाँ पे हो जाएगा रो 2L अपॉन कितना हो जाएगा A। ठीक है, इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा है तो जब डिवाइड करेंगे तो A ऊपर चला जाएगा तो रो L इंटू A अपॉन कितना हो जाएगा 4a इंटू रो इंटू 2L। रो से रो कैंसिल आउट, L से L गया, A से A गया, यानी कि 1 बटा कितना हो गया 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:8, जो कि है थर्ड ऑप्शन। तो 28 में आंसर क्या हो जाएगा 1:8। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे समान रूप से खींचा जाता है ताकि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाए, तार का प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर तार है, उसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, यानी कि R बराबर रो L अपॉन A, इसका मान हमें दे रखा है 10। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसकी लंबाई को हमने क्या कर दिया 10 सेंटीमीटर कर दिया, लेकिन खींच कर। जब हम किसी तार को खींचकर लंबा करते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलेगा, लंबाई बदलेगी, लेकिन एक चीज़ है वो क्या रहेगी कांस्टेंट, वो है आयतन। तो दोनों तारों का आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। पहले तार का हमने बोल दिया कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है A है और लंबाई कितनी है L है, तो L इंटू A बराबर। अब अगले वाले तार की लंबाई क्या है L2 और एरिया कितना है A2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है A2 का मान ज्ञात करना है, तो A2 बराबर हो जाएगा क्या L1 इंटू A1 अपॉन कितना हो जाएगा L2। अब इनका मान रख देते हैं, तो देखिए L1 का मान कितना दे रखा है हमें, L1 का मान है 5 सेंटीमीटर इंटू A1 हमें नहीं पता, A1 रख देते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा L2 का मान हमें यहाँ पे देख रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, यानी A2 का मान हो गया कितना A1/4 हो गया इसका मान। ठीक है, चलो अब हम R2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। R2 बराबर कितना हो जाएगा, रो L का मान देखो कितना है, L का मान है 20 सेंटीमीटर, जो कि पहले 5 का 4 गुना, यानी मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू L। ठीक है, अपॉन A का मान कितना हो जाएगा एरिया, A2 का मान हमें आया A1/4, तो A1/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा रो L1 अपॉन A1 इंटू कितना हो गया 16। इसका मान कितना दे रखा है हमें, इसका मान दे रखा है 10, यानी कि R2 का मान हो जाएगा 10 गुना 16, यानी कि 160 ओम इसका आंसर हमें मिल जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 160 ओम हो जाएगा। बेसिकली अगर हम n गुना करते हैं, जैसे मान लो कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर किसी तार को खींचकर n गुना कर दिया जाता है तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि n स्क्वायर गुना हो जाती है। तो खींचकर देखो 5 सेंटीमीटर था, खींचकर लंबा किया 20 सेंटीमीटर, 4 गुना हो गया, 4 गुना तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसी तार की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। देखिए लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, प्रतिरोध निर्भर करता है। R बराबर होता है रो L अपॉन A। तो ये रो जो है वो एक नियतांक होता है जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि लंबाई पर, ना ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ना ही उसकी आकृति पर। यहाँ से आप ये लिखकर अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो बिल्कुल ही गलत रहेगा, ये बिल्कुल ही आप ऐसे, ये रो इस प्रकार से डिफाइन नहीं होता है। रो प्रकृति के साथ आता है, जिस मटेरियल का आप तार ले रहे हो रो उस पर निर्भर करता है। रो बेसिकली पदार्थ पर और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा 4।